तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम हिस्ट्री के एक सच में मॉन्यूमेंटल शिफ्ट को अनपैक करने वाले हैं। 19th सेंचुरी के उन आइडियलिस्टिक यूरोपियन ख्वाबों से लेकर 20th सेंचुरी रशिया की बिल्कुल स्टार्क और हार्श रियलिटीज तक। हम इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे रेवोल्यूशन को ट्रैक करेंगे जिसने लिटरली पूरी दुनिया की डायरेक्शन ही बदल कर रख दी थी। और इस कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को समझने के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे सीड्स ऑफ यूरोपियन सोशलिज्म से, फिर द रशियन एम्पायर्स क्राइसिस, द अक्टूबर रेवोल्यूशन, स्टालिन एंड कलेक्टिवाइजेशन, और आखिर में देखेंगे द यूएसएसआर's ग्लोबल लेगेसी। सेक्शन 1, सीड्स ऑफ यूरोपियन सोशलिज्म, 19th सेंचुरी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स। इस पूरे रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 19th सेंचुरी यूरोप की तरफ देखना होगा, जहां ये सारे आइडियाज शुरू हुए थे। देखिए, उस वक्त सोसाइटी में बदलाव कैसे आना चाहिए, इस मुद्दे पर यूरोप बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। पहले थे लिबरल्स, जो रिलीजियस टॉलरेंस तो चाहते थे, पर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यानी सबको वोट देने का अधिकार उन्हें मंजूर नहीं था। फिर आते हैं रेडिकल्स, जो मेजॉरिटी रूल को सपोर्ट करते थे और अमीरों के स्पेशल प्रिविलेजेस के बिल्कुल खिलाफ थे। और कंजर्वेटिव्स, उन्होंने तो शुरू में किसी भी तरह के चेंज को स्ट्रांगली रेजिस्ट किया। उन्हें लगता था पुराना सिस्टम ही बेस्ट है। लेकिन इन सब डिबेट्स के बीच एक बिल्कुल नया आइडिया तेजी से फैलने लगा, और वो था सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर्स ने पॉइंट आउट किया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी पूरी तरह कैपिटलिज्म पर चल रही है। उनका मानना था कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी पर सोशल कंट्रोल की मांग शुरू कर दी। सेक्शन 2, द रशियन एम्पायर्स क्राइसिस, द ब्रेकिंग पॉइंट। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1914 के आसपास। देखते हैं कैसे ये सोशलिस्ट आइडियाज उस वक्त के रशियन एम्पायर में एक एक्सप्लोसिव रूप लेने लगे, जहां सार निकोलस II का रूल था। अगर हम उस वक्त की ग्राउंड रियलिटी देखें तो हालात सच में बहुत ग्रिम थी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के डॉर्मेट्रीज की ऐसी कंडीशंस थीं कि एक छोटे से कमरे में ढेरों लोग सोते थे। ऐसी ओवरक्राउडेड और खराब कंडीशंस में आम लोगों के बीच गुस्सा और अनरेस्ट बढ़ना एब्सोल्युटली इनेविटेबल था। और ये प्रेशर कुकर आखिरकार 1904 में फट गया। एसेंशियल गुड्स के दाम इतने बढ़ गए कि रियल वेजेस लगभग 20% तक गिर गए। 1905 आते आते सेंट पीटर्सबर्ग में 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स स्ट्राइक्स पर चले गए। उसके बाद हुआ वो ट्रैजिक ब्लडी संडे, जहां पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई गईं और 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इस एक इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। विरोध इतना बढ़ गया कि त्सार को मजबूरन एक इलेक्टेड पार्लियामेंट, जिसे डूमा कहा गया, बनाने की इजाजत देनी पड़ी। सेक्शन 3, द अक्टूबर रेवोल्यूशन, द टेक ओवर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के डिजास्ट्रस असर और अंदरूनी फेलियर्स की वजह से बाय 1917 तारिस्ट ऑटोक्रेसी पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी थी। यहाँ से बोल्शेविक्स का कंट्रोल शुरू होता है। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि बोल्शेविक्स ने कितनी तेजी से ओल्ड वर्ल्ड को डिसमेंटल किया। पावर में आते ही उन्होंने कंप्लीटली गियर शिफ्ट किया। बैंक्स और मेजर इंडस्ट्रीज को इंस्टेंटली नेशनलाइज कर दिया गया। जमीन को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया ताकि किसान खुद पुराने एरिस्टोक्रेट्स की जमीन पर कब्जा कर सकें। यहाँ तक कि पुराने एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स यूज करना भी बंद कर दिया गया। और देखते ही देखते रशिया ऑफिशियली एक 1 पार्टी स्टेट बन गया। और हाँ, ये सब बदलाव सिर्फ कागज पर नहीं हो रहे थे, एवरीडे लाइफ में भी ये क्लियरली दिख रहा था। आर्मी की पुरानी सैरिस्ट यूनिफॉर्म्स को हटाकर नई बुडेनोव का हैट इंट्रोड्यूस की गई। ये डिज़ाइन कोई फैशन चॉइस नहीं थी, बल्कि पुराने सिस्टम से एक कंप्लीट और फाइनल ब्रेक का सिंबल था। एक नए दौर की शुरुआत थी। सेक्शन 4, स्टालिन एंड कलेक्टिवाइजेशन, द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग। लेनिन की डेथ के बाद सोवियत यूनियन ने एक और भी नया और ब्रूटल फेज देखा। अब इकोनॉमी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जोसेफ स्टालिन के हाथों में थी। लेट 1920s आते आते टाउन्स में अनाज की भारी कमी होने लगी थी। इस ग्रेन शॉर्टेज को सॉल्व करने के लिए स्टालिन ने एक रैडिकल सॉल्यूशन निकाला, कोल-हॉल सिस्टम। ये स्टेट कंट्रोल्ड कलेक्टिव फार्म्स थे, जहां किसानों से उनकी खुद की जमीन और लाइफ स्टॉक छीनकर उन्हें इन बड़े फार्म्स पर जबरदस्ती मिलकर काम करने पर मजबूर किया गया। इस स्ट्रिक्ट पॉलिसी का जमीन पर आम लोगों पर कैसा असर हुआ, ये इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में पढ़कर लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1935 की एक आम किसान की ये कोट देखिए,
कैसे उसके घोड़े, गाय, भेड़ सब कुछ स्टेट ने रजिस्टर करके टैक्सेस के नाम पर बेच दिया। जब किसानों ने प्रोटेस्ट में अपने ही जानवर मार डाले तो उन्हें स्टेट ने हेवीली पनिश किया, डिपोर्ट किया और एग्जाइल में भेज दिया। पर सबसे शॉकिंग बात क्या है, इतनी जबरदस्ती और ब्रूटल चेंजेस के बावजूद एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कोई सडन जंप नहीं आया। इनफैक्ट 1930 से 1933 के बीच हालात इतने खराब हुए कि हिस्ट्री के कुछ सबसे डेविस्टेटिंग फैमिन्स आए, और मौत का आंकड़ा 40 लाख से ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, उन दुखों की कहानी है जो इस रेडिकल सोशल इंजीनियरिंग के प्रोसेस में आम लोगों ने सहे। सेक्शन 5, द यूएसएसआर's ग्लोबल लेगेसी, अ ड्यूअल पर्सपेक्टिव। देश के अंदर भले ही इतनी इंटरनल तबाही क्यों ना मची हो, बट बाहर की दुनिया के लिए यूएसएसआर की इमेज एक बिल्कुल अलग दास्तान बयां कर रही थी। दुनिया भर के कई ऑब्जर्वर्स इस रेवोल्यूशन से बहुत इंस्पायर हो रहे थे। इंडिया से रविंद्रनाथ टैगोर और शौकत उस्मानी जैसे फिगर्स जब रशिया गए तो वो वहां की प्रोग्रेस देखकर सच में अमेज्ड थे। उन्होंने देखा कि इलिटरेसी और गरीबी तेजी से हट रही है और लोग एक इक्वालिटी के साथ जी रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेट कंट्रोल्ड प्रोपेगेंडा की वजह से उन्होंने सेंसरशिप, ऑपोजिशन पर सिवियर पनिशमेंट्स और आम लोगों की ट्रेजेडीज वाले उस डार्क साइड को पूरी तरह मिस कर दिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते वक्त हिस्ट्री के इन पन्नों से एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल उभर कर आता है। एक यूटोपियन आइडियल सोसाइटी बनाने के नए सपनों और उसमें आने वाली ह्यूमन रियलिटी की भारी कीमत के बीच आखिर कौन सा बैलेंस होना चाहिए? जब एक पूरा सिस्टम रातों रात बदलता है तो उसकी अल्टीमेट कॉस्ट कौन चुकाता है? यही वो सवाल है जिसने 20th सेंचुरी को डीपली डिफाइन किया और जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।